नमस्कार दोस्तों, किरण हियर। इस नए वीडियो में हम जीएसटी के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेंगे। बट सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया था। लास्ट वीडियो में हमने बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखा था कि एक्चुअली जीएसटी इज अ टैक्स, ओके, बट व्हाई आर दिस टैक्सेस लेविड? व्हाई आर दिस टैक्सेस लेविड? सो द आंसर वाज टू, जो अपना गवर्नमेंट है उसको अपनी जो बेसिक ड्यूटीज कंडक्ट करनी पड़ती है, उसके लिए उनको कुछ पैसा लगता है, ओके। देन नेक्स्ट वन वी सॉ दैट रैंडमली दैट देयर आर 3 एक्ट्स गवर्निंग लेवी ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। हमने क्या देखा था, ये जो जीएसटी वाला जो टैक्स है वो किसके ऊपर है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सिर्फ गुड्स और सर्विसेज से नहीं, अगर उसका सप्लाई होता है तो ये टैक्स लेवी होता है। और ये टैक्स लेवी करने के लिए उसमें 3 एक्ट है, क्योंकि जो जीएसटी कलेक्ट होता है वो सिंपल जीएसटी के नाम से नहीं कलेक्ट होता है, उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ये तीनों टैक्सेस है, ओके। नाउ इन दिस वीडियो फर्दर वी विल बी कवरिंग दैट जीएसटी एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको जीएसटी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट क्यों ना डायरेक्टली एक जीएसटी के नाम से टैक्स कलेक्ट करता है? व्हाई आर देयर दीज अलग अलग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ओके। सो टू गेट द आंसर लेट्स एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इंडिया इज। हमने इंडिया का हिस्ट्री पढ़ा है और 1947 इज द ईयर इन विच वी गॉट इंडिपेंडेंस, ओके। जब इंडिपेंडेंस आया तो हमने खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया कि वी पीपल ऑफ इंडिया आर गिविंग अस दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है वो हम मानेंगे और उसके रास्ते पर ही हम चलेंगे, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सबसे पहला जो आर्टिकल है, ओके, आर्टिकल फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स व्हाट इंडिया इज। सबसे तो पहला हम क्या है वो जाने, ओके। तो इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union of states. What it shall be? It shall be a union of states. जो अलग अलग स्टेट्स है, जो अलग अलग राज्य है, उनका एक यूनियन है। आफ्टर ऑल इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जस्ट द वे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जो अलग अलग स्टेट्स है उनको जब इंडिपेंडेंस मिला तब वो यूनाइटेड आए तो उनका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया का नाम है वैसे ही यूनियन ऑफ स्टेट्स है और उसका नाम इंडिया विच इज अ भारत, ओके। तो वी एज ए टुगेदर इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसको क्या बोलते हैं? संघ राज्य। ये इंडिया का मैप है और इसमें ये करीबन 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, ओके। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख टिल यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और नीचे तमिलनाडु और केरला तलक, ओके। ये पूरा एक इंडिया का मैप है जिसमें 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ओके। तो दिस इज एक्चुअली अ फेडरल स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर रहता है ना गवर्नेंस का, उसको फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, विच इज संघ राज्य। अलग अलग राज्यों का मिलके एक संघ बना और वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है। तो फेडरल स्ट्रक्चर में एक्चुअली गवर्नमेंट कैसे चलता है, ओके। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सेम टेरिटरी यानी कि होल इंडिया एज अ होल इज कंट्रोल्ड बाय 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। उसमें 2 अलग गवर्नमेंट रहते हैं, ओके। एक तो हमारा नेशनल गवर्नमेंट जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, विच इज फॉर ब्रॉडर गवर्नेंस ऑफ इंडिया इन ऑल, और लोकल स्टेट गवर्नमेंट रहता है जो लोकल गवर्नमेंट देखता है, ओके। इसमें क्या होता है कि लाइक डिफेंस और इस प्रकार के जो कानून रहते हैं या फिर जो ड्यूटीज रहती है वो नेशनली टुगेदर ही फेस की जाती है, और अगर कोई स्टेट का कोई मामला रहेगा तो वो स्टेट ही देख लेता है, ओके। सो गवर्नेंस इज बाइफरगेटेड इनटू इंडिया लेवल एंड स्टेट लेवल। इंडिया लेवल का सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है और स्टेट लेवल का हर एक स्टेट गवर्नमेंट देखता है, ओके। अभी जब ड्यूटी करनी है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा, ओके, कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा। लाइक टुगेदर इंडिया जब कोई हमारी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करता है, ओके, तो उसको एक प्रकार का खर्चा लगता है। पर सपोज महाराष्ट्र पुलिस जो इंटरनल गवर्नेंस का देखते हैं, ओके,
लॉ एंड जस्टिस जो भी देखा जाता है, लॉ जो देखा जाता है कि बराबर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। ओके, तो ये जो सोशल सिक्योरिटी दी जाती है महाराष्ट्र में, ओके, वो स्टेट गवर्नमेंट देते हैं। तो इंडिया लेवल पे जो खर्चा होता है उसको हम खर्चा 1 बोल रहे हैं, और इंडिया और स्टेट लेवल पे जो खर्चा होता है उसको खर्चा 2 बोल रहे हैं। तो खर्चा 1 के लिए तो पहले खर्चा करने के लिए तिजोरी चाहिए जिसमें पैसा आना चाहिए, तो दैट इज तिजोरी 1। और स्टेट लेवल में जो रहता है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग तिजोरियां रहती है, उसको हम तिजोरी 2 बोलते हैं। ओके, तो तिजोरी 1 इज एक्चुअली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो रेवेन्यू आता है ना वो टोटली कंसोलिडेट, जो इंडिया का एज अ फंड है, कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें डिपॉजिट किया जाता है। और अलग अलग स्टेट्स का भी एक कंसोलिडेटेड फंड रहता है। ओके, तो वेरियस स्टेट्स के अलग अलग कंसोलिडेटेड फंड्स रहते हैं। ओके, नाउ गोइंग फर्दर, जो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें टैक्सेस डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये स्टेट्स के कंसोलिडेटेड फंड में भी टैक्सेस डिपॉजिट होता है। तो 2 अलग अलग तिजोरी में 2 अलग अलग टैक्सेस जाएंगे। लाइक इन द केस ऑफ जीएसटी, देखो जीएसटी एक्चुअली लेवी किस में होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जीएसटी एक्चुअली लेवी होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में होता है। ओके, सप्लाई रहना चाहिए गुड्स और सर्विसेज में। ओके, तो सप्लाई जनरली अगर हम देखेंगे तो अगर महाराष्ट्र में कोई सप्लाई रहेगा, ओके, ये यहाँ पे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में ये मुंबई है, ओके, और यहाँ पे कहीं पे नासिक है। ओके, यहाँ पे नासिक है, तो मुंबई से अगर नासिक कोई गुड्स का सप्लाई हो रहा है, ओके, मुंबई से अगर नासिक में कोई गुड्स का सप्लाई हो रहा है, तो इस सेम सप्लाई के ऊपर कुछ पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड को जाता है और कुछ पैसा स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड्स को जाता है। ओके, तो हियर देखो, महाराष्ट्र में सप्लाई हुआ तो इसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं, विच इज क्वाइट लॉजिकल। ओके, महाराष्ट्र में सप्लाई हुआ तो उसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं, स्टेट के स्टेट में सप्लाई हुआ। ओके, अभी ये इंट्रा स्टेट सप्लाई पे 2 तिजोरियां भरनी चाहिए। ओके, 2 तिजोरियां, एक तो सेंट्रल वाली और दूसरी स्टेट वाली। तो जो स्टेट वाली तिजोरी भरनी चाहिए, यानी कि स्टेट के तिजोरी में जो पैसा जाना चाहिए उसको हम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। ओके, ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, ओके, और उस टैक्स में से कुछ पार्ट जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा उसको हम एसजीएसटी बोलते हैं, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। और जो पार्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एट नेशनल लेवल जाएगा उसको हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। ओके, अब ये जो एसजीएसटी, जो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वो कौन से लॉ के अंडर आता है, या फिर वो कौन से लॉ के हिसाब से वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेवी किया जाता है, तो दैट इज एसजीएसटी एक्ट। ये जो अलग अलग स्टेट्स है ना, ये अगर महाराष्ट्र का हम बोलते हैं, महाराष्ट्र में सप्लाई हुआ और उसके ऊपर जो एसजीएसटी लगता है वो महाराष्ट्र के एसजीएसटी एक्ट से इम्प्लीमेंट होता है। ओके, और जो सीजीएसटी रहता है उसी सप्लाई के ऊपर, वो सीजीएसटी एक्ट है। तो सीजीएसटी एक्ट सेंट्रली एक ही रहता है, पर ये जो एसजीएसटी एक्ट रहता है ना, वो महाराष्ट्र का अलग रह सकता है, मध्य प्रदेश का अलग रह सकता है, राजस्थान का अलग रह सकता है। ऐसे अलग अलग स्टेट्स के, हर एक स्टेट्स के या यूनियन टेरिटरीज के उसके रिस्पेक्टिव स्टेट के एक्ट है, उसको एसजीएसटी एक्ट। लाइक महाराष्ट्र का महाराष्ट्र स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, गुजरात का गुजरात स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। ओके, बिहार का बिहार स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। ओके, तो ये जो एसजीएसटी रहता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स में जाता है, और ये जो सीजीएसटी रहता है वो इंडिया में जाता है। ओके, तो ये हमने जो देख लिया वो महाराष्ट्र में ये जो सप्लाई हुआ ना उसके ऊपर जो टैक्स लगा वो हमने देखा। ओके, बट इंडिया एज अ होल नेशन, महाराष्ट्र का ट्रेडर महाराष्ट्र में सप्लाई करेगा ऐसे नहीं होगा, उसको महाराष्ट्र या फिर चलो दिल्ली से भी उसको गुड्स मांग सकते हैं, या फिर हरियाणा से गुड्स मांग सकते हैं, उसका सेल वहीं पे भी हो सकता है। ओके, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये दोनों राज्यों में कंट्रोवर्सी नहीं हो, यानी कि क्वारलिंग नहीं हो, उनमें कुछ वाद विवाद न हो, इसके लिए इंटरस्टेट ये जो सप्लाई होता है महाराष्ट्र से, सपोज राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में, यहाँ पे हमने एग्जाम लिया है
एग्जाम्पल लिया है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है और ये महाराष्ट्र से एमपी में हो रहा है, ये महाराष्ट्र और ये एमपी है, तो महाराष्ट्र से एमपी में सप्लाई हो रहा है, तो ये सप्लाई देखो इंटरस्टेट है विच इज लॉजिकल। ओके, ये व्हाट इज दिस, इंटरस्टेट, दोनों दो अलग अलग स्टेट्स में जो सप्लाई होता है उसको इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं। और ये जो सप्लाई होता है ना उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। ओके, उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड यानी कि दो चीजों को मिला लिया है, दो एलिमेंट्स को मिला लिया है, तो दिस इज नथिंग एल्स बट अ कंपोनेंट, आई मीन इंटीग्रेशन ऑफ एसजीएसटी और सीजीएसटी। जैसे एसजीएसटी और सीजीएसटी दो अलग अलग, जैसे एसजीएसटी और सीजीएसटी दो अलग अलग तिजोरियों में जाते थे, वैसे आईजीएसटी भी फाइनली क्या होता है, उसका एक कंपोनेंट कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में जाता है और उसका एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स में चला जाता है। ओके, अभी जीएसटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली अ डेस्टिनेशन टैक्स। ओके, ये एक प्रिंसिपल है कि अभी जब हमने देखा कि जब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज रहेगा, ओके, उसके ऊपर जो आईजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा उसका एक कंपोनेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। ओके, सीजीएसटी का अगर 18% टोटल आईजीएसटी का रेट है तो उससे आधा जो 9% है वो सेंट्रल सीजीएसटी करके कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में जाएगा। पर जो एसजीएसटी का कंपोनेंट है वो कौन से स्टेट में जाएगा, मध्य प्रदेश में जाएगा या महाराष्ट्र में जाएगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है, उसके ऊपर आईजीएसटी कलेक्ट किया, उसमें से एक कंपोनेंट कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में आया, तो दूसरा जो स्टेट लेवल का टैक्स था वो कौन से स्टेट को चला जाएगा, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? लेट मी आंसर यू। ओके, जीएसटी एक डेस्टिनेशन स्टेट है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और वो कुछ स्टेट को जाएगा जिस स्टेट में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है। प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि एक्चुअल सप्लाई कहाँ पे हुआ है। तो महाराष्ट्र ने तो सप्लाई किया है पर वो सप्लाई कहाँ पे हुआ है, मध्य प्रदेश में, तो ये जो एसजीएसटी का कंपोनेंट है वो मध्य प्रदेश को जाएगा। ओके, द सेम वे अगर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को कुछ सप्लाई करता है, ओके, तो वो जो उसका जो कंपोनेंट रहेगा एसजीएसटी का, आईजीएसटी में से जो एसजीएसटी का जो कंपोनेंट रहेगा वो महाराष्ट्र स्टेट को मिलेगा। अभी इसमें आप बोल सकते हो कि महाराष्ट्र फिर स्टेट का लॉस है, ओके, वो आप बोल सकते हो, पर एक्चुअली होता क्या है बताएं। सेलर था महाराष्ट्र से, बायर था मध्य प्रदेश से। पहले जो एक वीडियो था उसमें हमने देखा था कि एक्चुअली जीएसटी कैसे फ्लो होता है, जीएसटी कौन कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को देता है और किससे कलेक्ट करता है। तो जीएसटी एक्चुअली कलेक्ट होता है बायर से। ओके, तो यहाँ पे जब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हुआ है, ओके, और उसका पैसा जब महाराष्ट्र में आया है अलॉन्ग इंक्लूडिंग जीएसटी, तो वो पैसा एक्चुअली किसने दिया है, जो मध्य प्रदेश में उसका जो बायर है ना उसने दिया है। तो ये बायर ने बेसिक वैल्यू ऑफ गुड्स के साथ साथ जीएसटी भी दे दिया है। तो सिंस द कंज्यूमर इज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ओके, अगर कंज्यूमर होता ही नहीं था तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता ही नहीं था ना, बराबर। ये जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है उसके लिए मोर इसेंशियल व्हाट हु इज देयर, बायर। अगर बायर होता ही नहीं था तो सेलर ने क्या किया होता, कुछ भी नहीं, उसका गुड्स तो उसके पास ही रहता था, उसको कुछ प्रॉफिट भी नहीं मिलता था। तो ये बायर मध्य प्रदेश स्टेट में है और मध्य प्रदेश स्टेट से ही पैसा आ रहा है, वो ही टैक्स दे रहा है। तो ये जो आईजीएसटी का कंपोनेंट रहता है ना, ये कंपोनेंट ऑफ आईजीएसटी, ओके, उसमें से जो एसजीएसटी का कंपोनेंट होता है ना दैट इज अपोर्शन टू मध्य प्रदेश, और वो पैसा चला जाता है कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ मध्य प्रदेश के स्टेट को। ओके, अब ये एक्चुअली हम ना कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, जो भी हमने ये सीजीएसटी एसजीएसटी का और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ स्टेट का मैटर देखा है, वो कहाँ पे एक्चुअली आता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका आर्टिकल 266 है और उसमें बोला है कंसोलिडेटेड फंड्स के बारे में। तो उसमें दो कंसोलिडेटेड फंड्स है, एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो ये जो सीजीएसटी एक्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि ऑल रेवेन्यूज मीन्स टैक्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उनको रेवेन्यू कहाँ से आता है, टैक्सेस से ही आता है। तो ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, shall form one consolidated fund to be entitled as consolidated fund of India, which is तिजोरी नंबर 1 जो हमने देखा, और and all revenues received by the
government of state which are taxes, okay, shall form part of one consolidated fund entitled as consolidated fund of state, okay। तो CGST जो हमने देखा वो पार्ट ऑफ फंड ऑफ इंडिया हो जाएगा और HGST या फिर UTGST जो होगा वो फंड ऑफ स्टेट में होगा। अब ये तो CGST HGST के बारे में बोले, लेट्स सी कि IGST का कहाँ पे लिखा है। यहाँ पे IGST का कुछ भी लिखा नहीं था, ओके। तो IGST का आर्टिकल 269A है, ओके, ये 269A है और उसमें लिखा गया है कि जो इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स जो होता है दो स्टेट्स के बीच में है, उसके ऊपर गुड्स और सर्विसेज टैक्स लगेगा, ओके। तो ये IGST एक्ट के थ्रू लगता है, ओके। एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड and collected by the government of India, and such tax shall be apportioned between the union and states in the manner as may be provided by the parliament by law। अब ये लॉ कौन सा है? IGST एक्ट है। तो यहाँ पे जो IGST जो लेवी किया जाता है वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये उसका एक एक्ट है, ओके, IGST एक्ट है, उसके हिसाब से लगता है, जिसमें कि टू डिफरेंट टैक्सेस, इंटीग्रेटेड टैक्स है वो, तो उसमें टू डिफरेंट टैक्सेस CGST और HGST टोटली में आता है, उसका कलेक्शन किया जाता है सेंटर एंड देन इट इज अपोर्शन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, ओके। तो अब तक हमने क्या क्या देखा उसका समरी देख लेते हैं, ओके। एक तो टैक्स लगता है GST एज अ टैक्स लगता है किसके ऊपर? सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज के ऊपर, ओके। जब सप्लाई एक्चुअली हो जाता है तो उसके ऊपर गुड्स ऑफ सर्विसेज टैक्स लग जाता है। अभी ये जो सप्लाई रहता है, हमने जो दो इंस्टेंसेस देखे थे कि महाराष्ट्र में या फिर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में सप्लाई है, तो जो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सप्लाई हुआ उसको इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज बोलते हैं, और जो महाराष्ट्र टू मध्य प्रदेश गया है तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। जो इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स था उसके ऊपर CGST टैक्स लगा और HGST लगा, ओके, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा। ये दोनों CGST एक्ट और HGST एक्ट के हिसाब से लगे रिस्पेक्टिवली, ओके। और उसमें से CGST जो टैक्स था, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स था, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बन गया, उसमें डिपॉजिट हुआ तिजोरी नंबर 1, और HGST जो कि HGST एक्ट के हिसाब से अलग अलग स्टेट्स के HGST एक्ट के हिसाब से लगता है, दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ तिजोरी नंबर 2 विच इज इंडिविजुअली हर एक स्टेट्स के जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट रहता है उसमें जाता है, ओके। सी हियर अगर महाराष्ट्र से तेलंगाना जाता था ना, अगर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो जाता था तो वो उसके तेलंगाना के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स में इंक्लूड होता था। अभी जो दूसरा एग्जांपल हमने लिया कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में सप्लाई हो रहा है तो उसको हम इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं, विच इज वेरी लॉजिकल। दिस इज इंट्रास्टेट और दिस इज इंटरस्टेट, दो अलग अलग स्टेट्स में। तो उसमें जो टैक्स लगता है वो उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टू एलिमेंट्स विच इज CGST एंड HGST फाइनली। तो वो लगता है IGST एक्ट के हिसाब से, और वो इनडायरेक्टली तो उसका कुछ पार्ट कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में लिखा जाता है, रखा जाता है, ओके, क्योंकि वो डिपॉजिट होता है कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में, और उससे कुछ पार्ट अपोर्शन होता है जो डेस्टिनेशन स्टेट रहता है, जिस स्टेट में वो गुड्स चला गया है और जिस स्टेट्स के बायर ने उसका पैसा दिया है प्लस टैक्सेस दिया है, उस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड्स में वो चला जाता है, ओके। ये अब तक हमने समरी देखी इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई, ओके। तो अब ये जो इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई रहता है, ओके, वो डिसाइड करने के लिए देखो जो उसका जो डेफिनेशन दिया गया है, ओके, ये तो हमने एकदम सिंपल सा एग्जांपल देखा था, पर उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ओके, प्रैक्टिकलिटी में उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अभी वो जो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वो डिफाइन किस में किया है? IGST एक्ट में, ओके। CGST या HGST में वो नहीं लिखा हुआ है, वो लिखा है IGST एक्ट में। IGST एक्ट का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नेचर ऑफ सप्लाई अगर इंटरस्टेट रहेगा तो उसके ऊपर CGST और इंटरस्टेट रहेगा तो उसके ऊपर IGST लगेगा, और अगर वो इंट्रास्टेट लगेगा तो उसके ऊपर HGST और CGST लगेगा। उसके लिए ये डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज इन सेक्शन 7 and 8 रिस्पेक्टिवली ऑफ IGST एक्ट, ओके। अभी ये जो नेचर ऑफ सप्लाई हमको देखना है, ओके। हमने देखा कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश गुड्स चले गए थे, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश गुड्स चले गए थे, ओके। गुड्स के बारे में इट इज वेरी सिंपल कि
दो लोकेशन है एक्चुअली, इसमें दो लोकेशन है, एक तो जो गुड्स भेज रहा है और एक तो गुड्स जो रिसीव कर रहा है। ओके, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, दीज आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ओके, ये जो जितने दिख रहे हैं ना सिंपल, उतने आगे आगे कुछ कुछ केसेस में वो इतने सिंपल नहीं है, तो उसके लिए इसका एक सेपरेट डेफिनेशन है। ओके, गुड्स के बारे में तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या रहेगा वो तो हमको पता है कि गुड्स की एक्चुअल मूवमेंट पता चलती है। ओके, ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ना, ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, ये इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ओके, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई, और उसका इतना बड़ा सेपरेटली क्यों कहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि क्या होता है, जो जीएसटी हमने देखा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और उसमें झगड़ा हो सकता है कि कौन से स्टेट को पैसा चला जाएगा फाइनल टैक्स का। ओके, सो देयर कैन बी अ कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व। लाइक सपोज फॉर एग्जांपल, बंबई के कोई ब्राइड एंड ग्रूम है जिनको अपनी शादी राजस्थान के कोई आलीशान पैलेस में करनी थी। ओके, तो जो ब्राइड है उसने उसका मेकअप मैन मुंबई से ही लिया था। ओके, पर एक्चुअली अभी शादी अगर राजस्थान या फिर राजस्थान में है, ओके, तो ये मेकअप मैन को भी उसके साथ जाना पड़ा, और मेकअप मैन ने एक्चुअली जो मेकअप की सर्विसेज दी है ना, वो शादी के दिन उसी पैलेस में बैठ के ही उसको सजाया है। ओके, तो एक्चुअली प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे हो गया, राजस्थान में हो गया। ओके, तो उसके लिए राजस्थान का स्टेट बोलेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई बीइंग इन राजस्थान, आई वांट द HGST कंपोनेंट ऑफ द टैक्सेस कलेक्टेड ऑन द सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। ओके, तो उसके लिए, और ये अलग अलग प्रकार के सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं। लाइक कोई शादी का हॉल, अभी इसी एग्जांपल में शादी का हॉल हुआ। ओके, वो भी राजस्थान में ही है, तो उसके सप्लाई के ऊपर अगर कुछ गुड्स और सर्विसेज टैक्स लगेगा तो उसका कंपोनेंट किसको जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से राजस्थान में ही चला जाएगा। ओके, तो उसके लिए ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है इन डिटेल हम कोई दूसरे वीडियो में देखेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग लोकेशन ऑफ सप्लायर। ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर हम देखते हैं। गुड्स के लिए तो लोकेशन ऑफ सप्लायर वेरी एविडेंट है, कहाँ से गुड्स सप्लाई होता है वो दिखता है। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स वेरी ट्रेसेबल रहता है। ओके, तो गुड्स के बारे में लोकेशन ऑफ सप्लाई तो सीधा सीधा दिखता है, पर सर्विसेज के बारे में वैसी चीज नहीं है। सर्विसेज के बारे में जो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट डिसाइड करने के लिए जो दो पॉइंट्स है, ओके, जो दो पॉइंट्स है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, तो उसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो देखनी है, क्योंकि सर्विसेज क्या होते हैं, थिन एयर में चली जाती है। सर्विसेज किसी ने किसी को दिया, ओके, पैसा भी कलेक्ट लिया, तो गवर्नमेंट को ट्रेस करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। गुड्स तो सप्लाई में ट्रक यहाँ से वहां चला गया, कोई टोल नाका बीच में आया, उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ तो गवर्नमेंट को पता चल सकता है, पर सर्विसेज इज अ वेरी थिन एयर में, मेकअप किया, वो धो दिया, बात खत्म, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, तो सर्विसेज के बारे में हमेशा थोड़ा डिटेल में देखना पड़ता है कि जो सप्लायर का लोकेशन है वो सर्विसेज के बारे में कैसा देखा जाएगा। अगर सप्लायर, ये सेक्शन 215 है IGST एक्ट का, जिसमें 4 अलग अलग इंसिडेंसेस दिए हैं जहां में लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज वो लिखा गया है। उसमें पॉइंट ए है कि अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन लिया है, प्लेस ऑफ बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लिया है GST का, तो उसका जो लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, वही उसका लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज रहेगा। ओके, उसका रजिस्ट्रेशन लिया है तो पता है कि ये इसका लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो वही समझा जाएगा। अगर वो वहां से सप्लाई ऑफ सर्विसेज देता है तो वही उसका लोकेशन ऑफ सप्लायर है। ओके, अगर उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा बट उसकी कोई एक फिक्स एस्टैब्लिशमेंट एल्सवेयर है, ओके, बट उसकी कोई फिक्स एस्टैब्लिशमेंट एल्सवेयर है, यानी कि एक बिजनेस का प्लेस ही है बट वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो लोकेशन ऑफ सच फिक्स एस्टैब्लिशमेंट विल बी कंसिडर्ड एज लोकेशन ऑफ सप्लायर। ओके, और अगर मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट रहेगा तो लोकेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट विच इज मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न। और बाद में एक ऐसा सिनेरियो है कि जिसमें ये तीनों भी फिट नहीं हो रहे हैं, उस केस में यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, उसका जो यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस रहता है उसको माना जाएगा कि उसका ये प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ओके, अभी ये जो हमने जो पहले देखा था कि लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जो कि हमने डिटेल में अभी देखा, गुड्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए तो 4 इंस्टेंसेस थे, उसके हिसाब से हम उसका लोकेशन ऑफ सप्लायर देख लेंगे।
और प्लेस ऑफ सप्लाई हम बाद में किसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इंटरस्टेट सप्लाई नहीं देख रहे। देखो यानी यहाँ पे मैंने चालू जो किया है, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैसे क्लासिफाई किया जाता है वो हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में। क्योंकि क्या है कि इंट्रास्टेट सप्लाई से अगर कोई चीज कोई सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज छूट जाता है तो दैट विल बी ऑटोमेटिकली क्लासिफाइड एज ए इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो इंटरस्टेट सप्लाई के सर्विसेज में इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के जब हम सीखने वाले हैं नीचे, तो उसमें आप वहां पे एक पॉइंट भी लिखा हुआ है कि अगर वो क्लासिफाई नहीं होता है कि इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, देन दैट विल बी क्लासिफाइड एज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो उसके पहले मैंने सोचा कि इट विल बी बेटर इफ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। कौन से सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज माना जाएगा। जनरली तो उसी स्टेट में अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज रहेगा या गुड्स रहेगा, ओके, गुड्स के बारे में, और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस गुड्स रहेगा, तो वो इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, प्रोवाइडेड, ओके, यानी कि महाराष्ट्र में कोई भी स्टेट में, सेम स्टेट में अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर रहेगा और प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसी स्टेट में रहेगा तो उसको इंट्रास्टेट सप्लाई, एज सिंपल एज लाइक दिस, ओके। बट व्हाट हैपेंस, देयर आर 3 एक्सेप्शंस टू दिस, ओके। इन केस ऑफ गुड्स देयर आर 3 एक्सेप्शंस, ओके, जिसमें वो इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं माना जाएगा, विच शैल नेवर बी ट्रीटेड एज इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उसमें फर्स्ट है कि सेल्स यूनिट और सेल्स डेवलपर। इफ यू नो दैट सेल्स यूनिट, ये क्यों किया जाता है, सेल विच इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये फॉर एग्जाम्पल मुंबई में सिप्स करके एक सेज है, वो क्यों बनाया गया है कि एक्सपोर्टर को ज्यादा उनकी जो कॉस्ट एफिशिएंसी रहती है वो बढ़ने के लिए, ओके, उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ने के लिए, क्योंकि वो जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, उसमें क्या होता है कि अगर उसको माना जाए कि इंडिया में ही बनता है तो उसके ऊपर ये जो जीएसटी एक्ट वगैरह वो सब अप्लाई हो जाएगा और उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो उसके लिए सेल्स यूनिट क्या माना जाता है कि वो आउट ऑफ इंडिया ही है, ओके। तो अगर महाराष्ट्र के जो सिप्स है, जो सिप्स करके एक अंधेरी के लोकेशन में एक मुंबई में एक सिप्स है, जिसमें अगर 2 एंटिटी उसी सिप्स में रहती हो, ओके, वहीं पे उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है, और वो एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन को सेल्स में ही अगर कुछ सप्लाई किया, ओके, तो उसको इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ नई सर्विसेज बोल दे। या फिर सेल्स के बाहर से अगर किसी ने सेल्स के यूनिट को सप्लाई किया महाराष्ट्र में ही, तब भी उसको इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज नहीं बोला जाएगा, ओके, दैट विल बी इंटरस्टेट के डेफिनेशन में वो आ जाएगा। दूसरा चीज है कि गुड्स इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस कस्टम्स फ्रंटायर्स ऑफ इंडिया, ओके। महाराष्ट्र का जो सी कोस्टल एरिया है, वहां पे जो बंदर है, अलग अलग पोर्ट्स है, ओके, वहां तक बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट किया तो वहां तक आने तक, ओके, टिल दे क्रॉस कस्टम्स फ्रंटायर्स ऑफ इंडिया, ओके, जब तक वो कस्टम्स के जो फ्रंटायर्स है, पोर्ट्स है, उससे जब तक वो बाहर नहीं निकलता तब तक उसको इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं माना जाएगा, ओके। तो वो भी इंट्रास्टेट सप्लाई के डेफिनेशन से चला गया, ओके, और उसके ऊपर एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लगेगा। देन थर्ड वन इज सप्लाईज मेड टू अ टूरिस्ट। कोई टूरिस्ट को आपने अगर सप्लाई किया तो दैट विल बी आल्सो बी नॉट बी अ इंट्रास्टेट सप्लाई, ओके। सर्विसेज के बारे में लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, इफ इट इज इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इट विल बी अ इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और उसके ऊपर एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा। प्रोवाइडेड, सेम यहाँ पे जो अपना गुड्स के बारे में जो पॉइंट था, प्रोवाइडेड सप्लाई टू और बाय सेल्स यूनिट डेवलपर will not be treated as intrastate supply of goods, it will be interstate, which is here, यहाँ पे नीचे लिखा गया है, ओके। तो इसमें देखने वाली बात क्या है कि सेल्स क्या था, महाराष्ट्र में ही था, ओके, इट इज इंटीरियर पार्ट ही महाराष्ट्र का था, जो सिप्स है वो इंटीरियर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र ही था। तो कोई सपोज आदमी थाने से सिप्स जो कि मुंबई में है, उसमें अगर कुछ सप्लाई करता है तो एक्चुअली देखा जाए तो वो सेम स्टेट में ही सप्लाई कर रहा है ना, पर उसको वैसे नहीं माना जाए क्योंकि लॉ में वैसे लिखा गया है, ओके। आगे जब हम जाएंगे तो आप देखोगे कि वो क्यों एक्सक्लूड किया था, क्योंकि उसके ऊपर आईजीएसटी लेवी करना था, ओके। सो हियर वी आर सीइंग दैट इंटरस्टेट सप्लाई, हमने इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज देखा, हम अभी देखेंगे कि
इंटरस्टेट, दो अलग अलग स्टेट में सप्लाई हो रहा है। ओके, तो गुड्स और सर्विसेज जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टू डिफरेंट स्टेट्स और टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज और वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी। ओके, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में, या फिर कोई एक वन स्टेट टू अनदर यूनियन टेरिटरी जा रहा है, या फिर अनदर यूनियन टेरिटरी टू स्टेट जा रहा है, तो उसको हम इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोलते हैं। और बीइंग दिस एज इंटरस्टेट सप्लाई, उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। ओके, हमने इंट्रास्टेट सप्लाई में, इंट्रास्टेट सप्लाई का जो ऊपर देखा था उसमें देखा था कि गुड्स विच आर इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया विल नॉट फॉल एज इंट्रास्टेट बट इंटरस्टेट, क्योंकि उसके ऊपर आईजीएसटी लगने वाला है। यहाँ पे इंक्लूड हुआ, उसके लिए वहां से एक्सक्लूड हुआ। बाद में गुड्स और सर्विसेज टू और बाय सेज यूनिट डेवलपर। ओके, तो वो क्या होगा, इंटरस्टेट। दीज आर ऑल इंस्टेंसेज वेयर इट विल बी क्लासिफाइड एज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, तो अगर कोई सेज यूनिट को या फिर सेज यूनिट से आपको सप्लाई आता है तो उसको भी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। यानी कि महाराष्ट्र के सिप्स के सेज से अगर थाने में कुछ सप्लाई हुआ तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट, सप्लायर इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाईज आउटसाइड इंडिया। ओके, सप्लायर जो कर रहा है वो इंडिया में था और प्लेस ऑफ सप्लाईज आउट ऑफ इंडिया में भी यूएस। ओके, तो उसको हम इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। और जो मैंने ऊपर आपको फिर से बोला था कि जो कोई चीज अगर इंट्रास्टेट सप्लाई में नहीं बैठती है, ओके, तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। ऊपर के इंट्रास्टेट में नहीं रहा है, इसके लिए वो, तो इंटरस्टेट के ऊपर आईजीएसटी लगेगा और इंट्रास्टेट के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। ओके, तो कौन सा प्रकार का टैक्स उसके ऊपर लगेगा, इसके लिए हमको ये बाइफर्केशन करना जरूरी है। ओके, फर्दर अभी हमको पता चला कि इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट क्या है। अभी फर्दर और एक दिक्कत क्या है, देखो फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि यूनियन टेरिटरीज जो हम बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो एक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप की, यहाँ पे एक लक्षद्वीप का यूनियन टेरिटरी है। ओके, दिस इज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, दिस इज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। अभी अगर लक्षद्वीप के आसपास कोई, ओके, सपोज केरला और लक्षद्वीप, इनके बीच में कहीं तो ना कोई ऑयल का रिगिंग चल रही है, ऑयल रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई प्लांट है समझो। ओके, वो वहां से ऑयल निकाल रहा है और इंडिया को सप्लाई कर रहा है। ओके, तो लक्षद्वीप और केरला, उनके बीच में ये हो सकता है कि केरला बोलेगा तो ये तो मेरे स्टेट से सप्लाई हो रहा है। ओके, केरला टू केरला या फिर ऐसे कुछ। लक्षद्वीप बोलेगा मेरे से, क्योंकि टैक्स का बेनिफिट उनको मिलने वाला है ना, उनकी तिजोरियां भरने वाले हैं जहां से वो उनके पीपल को सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये टेरिटोरियल वाटर्स में, इसी के लिए ये सेक्शन 9 आया है कि सप्लाईज इन द टेरिटोरियल वाटर्स। अगर टेरिटोरियल वाटर में कुछ सप्लाई हो रहा है, ओके, तो वो जो रिग थी रिलायंस की, उसके ऊपर कुछ मेंटेनेंस का सर्विसेज दिया जा रहा है। ओके, तो उसके बारे में लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई whichever is in the territorial waters, okay, is in the territorial waters, so it shall be deemed to be in the coastal state or union territory where the nearest point of appropriate baseline is located. okay, तो उसके आसपास का टेरिटोरियल वाटर्स में रहेगा। यहाँ जो ये टेरिटोरियल वाटर्स है, सपोज यहाँ पे है, ओके, तो लक्षद्वीप उसके पास है। ओके, और यहाँ पे कुछ सर्विसेज सप्लाई हो रहा है यहाँ इन बिटवीन कोई। ओके, तो वो कहाँ पे मानी जाएगी, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी लक्षद्वीप, तो उसका पैसा, टैक्सेस का पैसा लक्षद्वीप को आ जाएगा। ओके, तो टू कंक्लूड in this very video, what we have learned is there are 3 types of taxes and their evolvement. 3 टैक्सेस कैसे आए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना, हमें हमारा संघ राज्य है। ओके, तो वो संघ राज्य में गुड्स और सर्विसेज कैसे सप्लाई होती है, स्टेट के स्टेट में भी होती है और स्टेट के बाहर भी होती है, स्टेट के स्टेट में होती है। और जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल का रहता है और स्टेट का रहता है। ओके, तो उसमें टैक्सेस जाने के लिए देयर आर एक्चुअली 2 टैक्सेस, और फिर इंट्रास्टेट, जब इंटरस्टेट सप्लाई जाता है तो उसमें और एक टैक्स का एडिशन हो जाता है विच इज इंटीग्रेटेड टैक्स। देन ये जो 3 प्रकार के अलग अलग टैक्सेस रहते हैं उसको गवर्न करने के लिए 3 एक्ट्स बने हुए हैं। ओके, इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई भी। उसके बाद हमने क्या देखा, इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। उसके बाद हमने ये डिसाइड करने के लिए हमने
ये दो जो चीजें थी, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई हम कोई अलग दिन अलग वीडियो में देखेंगे, और लोकेशन ऑफ सप्लायर हम इसी वीडियो में हमने देखा। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई दिक्कत हुई कुछ समझने में, then I will clarify in the comment section or will make some another video. Thank you so much guys.